डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले बेटा, कल के लेक्चर में हमने आपको डार्विन की इंट्रोडक्शन दी थी और फिर हमने आपको कहा था कि डार्विन में मेन पॉइंट जो आपको बेटा याद रखना पड़ेगा वो ये है कि जो वेरिएशंस होती है वो पहले ही से होती है। सो एनवायरमेंट जो है बेटा, अगर हम लेमार्क का कंसेप्ट कल का लेंगे तो लेमार्क बोलता था कि चेंज इन एनवायरमेंट की ही वजह से बेटा एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आते हैं और फिर वही एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की वजह से शाब्बा बेटा एडेप्टेशंस आती है इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। मगर बेटा जब हम डार्विन का कंसेप्ट देखते हैं तो डार्विन मानता था कि जो वेरिएशंस है वो पहले ही से है। तो चेंज इन एनवायरमेंट क्या करता है, वो बेटा ये तय कर देता है कि जो ये वेरिएशन है क्या ये यूजफुल है कि हार्मफुल है। जैसे मैंने कल आपको बेटा बिस्टन बिटुलेरिया की वो एग्जांपल पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा, वो मौत की। क्या ये यूजफुल है कि हार्मफुल है, ये तय कौन करता है? चेंज इन एनवायरमेंट। और अगर ये इस चेंजिंग एनवायरमेंट के लिए वेरिएशन बेटा ऐसी है कि ये इंसान को सरवाइव करने की ताकत देगी, इसमें अडेप्टिव वैल्यू होगा, इसमें सिलेक्टिव एडवांटेज होगी, या ये वेरिएशन बेटा इस चेंजिंग एनवायरमेंट में इस ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करवाएगी, इसको बेटा सर्वाइवल वैल्यू इसका इंक्रीज करेगा, इसका सर्वाइवल रेट इंक्रीज करेगा, तो एट दैट टाइम वी कॉल दैट वेरिएशन एज यूजफुल। मगर अगर ये वेरिएशन बेटा इस चेंजिंग एनवायरमेंट में इस ऑर्गेनिज्म को शाबाश अडेप्ट नहीं करवाएगी, तो एट दैट टाइम वी कैन से कि जो वेरिएशन है इसमें सिलेक्टिव एडवांटेज है, इसमें नॉन अडेप्टिव वैल्यू है। तो इसकी वजह से जो ये ऑर्गेनिज्म है जिसमें बेटा अब ये हार्मफुल वेरिएशन है, तो ये बेचारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो दैट मींस कि बेटा मैंने आपको कल भी कहा था, लेमार्क कहता था कि नीट इंसान को काबिल बनाता है, मगर डार्विन कहता था कि काबिल इंसान पहले ही होता है, नीट उसको खाली सिलेक्ट करता है। सो नीट ही तय कर देता है क्या ये बच्चा काबिल था, तो अगर ये बच्चा काबिल है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर बेटा ये बच्चा काबिल नहीं है, डड्डा है, तो नीट बेटा इसको खत्म करेगा, नीट इसको बेटा क्वालिफाई नहीं होगा, या नीट एग्जामिनेशन में ये क्वालिफाई नहीं होगा। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द शाबाश लेमार्कियन कांसेप्ट एंड द डार्विनियन कांसेप्ट। तो चले बेटा, आज के लेक्चर में अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जहां पर मैंने कल अपना लेक्चर छोड़ा था तो वहीं पे बेटा अब हम आज की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके सामने बेटा अब एक स्लाइड आ रहा है जो बेटा आपको अब पूरी तरह से डार्विन की थ्योरी को समझाने में कामयाब हो जाए। देखिए बेटा, डार्विन ने अब कुछ ऑब्जर्वेशंस की और फिर उन्हीं ऑब्जर्वेशन से बेटा उसने कुछ रिजल्ट्स निकाले जिनको हम इन्फ्रेंसेस कहते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन थी आवर प्रोडक्शन, दैट मींस कि बेटा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना शाब्बा बेटा जो उसकी रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है, कुछ में ज्यादा कुछ में कम, मगर हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखता है, वो अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना चाहता है, वो अपने स्पीशीज के नंबर को दिन ब दिन इंक्रीज करना चाहता है। अब चाहे बेटा वो किसी भी स्पीशीज को हम लेंगे, कुछ स्पीशीज बेटा बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे जो मोलस्क्स होते हैं उनकी फीमेल्स बेटा जो होती है वो मिलियंस ऑफ एग्स बेटा पर ईयर ले करते हैं। इसके बरक्स अगर हम इंसानों में देखेंगे, इंसानों में रेट ऑफ प्रोडक्शन कम है। सो दैट मींस कि बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म में बेटा हाई प्रोडाइजिलिटी है, या हाई प्रोडक्टिव पावर है, या हाई प्रोडक्टिव पोटेंशियल है, वो बहुत ज्यादा बच्चे बेटा पर ईयर पैदा करते हैं। और कुछ जानवर ऐसे जिनमें लो प्रोडाइजिलिटी है, और हर कोई जानदार बेटा मल्टीप्लाई करता है ना, हर कोई जानदार अपने बच्चे प्रोड्यूस करता है ना, ताकि वो अपनी स्पीशीज को कहां बढ़ाए, आगे। मगर फिर भी बेटा हम अगर देखते हैं, चाहे ये बेटा स्लो प्रोजेनेटर हो या चाहे ये बेटा क्विक फॉर बेटा बच्चे पैदा कर रहा हो या स्लोली बच्चे पैदा कर रहा हो, मगर फिर भी बेटा हम देखते हैं कि जो हर कोई पॉपुलेशन होती है उसमें कॉन्स्टेंसी होती है। सो अगर हम बेटा देखेंगे इन मोलस्का को, नो डाउट बेटा इनकी फीमेल्स मिलियंस ऑफ एग्स ले करते हैं, और फिर भी बेटा शाबाश इनका नंबर जो है पॉपुलेशन का वो कांस्टेंट रहता है, उस तेजी के साथ नहीं बढ़ता है जिस तेजी के साथ बेटा इनमें रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। अब क्वेश्चन बेटा क्यों? क्योंकि बेटा जब एक ऑर्गेनिज्म बेटा अपने बच्चों को प्रोड्यूस करता है, जब अपने बच्चों को बनाता है,
तो इन बच्चों को बेटा फूड चाहिए, इन बच्चों को स्पेस चाहिए, मगर इसी फूड और स्पेस के लिए अब इनमें बेटा जंग छिड़ जाता है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उस तेजी के साथ बेटा ना उसको फूड मिलता है ना स्पेस मिलता है। क्यों? क्योंकि ये थॉमस माल्थस का एक पॉइंट था, पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन शब्बा बेटा जियोमेट्रिक रेशो बट फूड इंक्रीजेस इन अरिथमेटिक रेशो। सो जिस तेजी के साथ पॉपुलेशन बेटा इंक्रीज होती है उस तेजी के साथ बेटा फूड और स्पेस अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए बेटा इन जानदारों में फिर बेटा इस फूड और स्पेस के लिए जंग छिड़ जाती है, एंड दैट्स कॉल्ड ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सो इन दो पॉइंट से जो बेटा डार्विन था उसने एक इन्फ्रेंस निकाली। सो ये ऑब्जर्वेशन थी कि अगर ऑर्गेनिजम्स तेजी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी उनकी पॉपुलेशन का साइज क्यों कांस्टेंट रहता है, वो क्यों नहीं इंक्रीज हो पाता है जिस तेजी के साथ वो बेटा रिप्रोडक्शन करते हैं? वजह है क्योंकि जब बेटा एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, बच्चे पैदा करता है, तो बेटा फिर फूड एंड स्पेस बेटा आड़े आता है, एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से बेटा इनके ढेर सारे बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में बेटा एक स्ट्रगल, एक जंग लगती है, एंड दैट्स कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और ये जो स्ट्रगल है, या तो ये बेटा बिटवीन द सेम स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म ऑफ बिटवीन द सेम स्पीशीज उठेगा, एंड दैट्स कॉल्ड एज इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, या तो ये बेटा बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज लगेगा फॉर दिस फूड एंड स्पेस, सो एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, या फिर ये एनवायरमेंट बेटा इन ऑर्गेनिजम्स की, इन ऑर्गेनिजम्स में ये स्ट्रगल लगेगी विद द एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट भी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है और इन ऑर्गेनिजम्स को उसमें अडेप्ट करना पड़ता है। सो एक ऑर्गेनिज्म बेटा तीन किस्म की स्ट्रगल्स करता है, एक तो अपनी स्पीशीज के साथ, दूसरा बेटा शाबाश दूसरी स्पीशीज के साथ, और तीसरा बेटा एनवायरमेंट के साथ फॉर फूड एंड स्पेस। और याद रखना बेटा सबसे खतरनाक स्ट्रगल जो मानी जाती है दैट इज बेटा इंट्रा स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा ये उठती है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, और जो स्ट्रगल उठती है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज वो बेटा सबसे लीथल स्ट्रगल मानी जाती है, क्योंकि इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है? सेम। उसके बाद बेटा अगली ऑब्जर्वेशन जो थी, जो अब बेटा इसने निकाली थी, और प्रोडक्शन ऑफ बेटा पॉपुलेशन एंड लिमिटेड फूड एंड स्पेस, दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसके बाद बेटा जब ये जंग छिड़ जाती है, इस जंग में कौन से ऑर्गेनिजम्स आगे बढ़ पाते, कौन से बच्चे बेटा जिंदा रहते हैं और कौन से बच्चे मर जाते हैं? उसूल कहता है बेटा जो ये जंग लगती है, इस जंग में जिन बच्चों के पास बेटा फिजिकल विगर होगा, जिन बच्चों के पास फिजिकल फिटनेस होगी, जिन बच्चों के पास अडेप्टिव वैल्यू होगा, जिन बच्चों के पास सिलेक्टिव एडवांटेज होगा, वही बेटा शाबाश आगे बढ़ेंगे, वही इस जंग में जीत के निकल के आएंगे। और जो बच्चे कमजोर होंगे, जिनमें बेटा रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं होगी, डार्विनियन फिटनेस नहीं होगा, फिजिकल विगर नहीं होगा, एडेप्टिव वैल्यू नहीं होगा, सिलेक्टिव एडवांटेज नहीं होगी, तो वो बेटा एलिमिनेट हो जाते हैं। और अब अगर बेटा इनमें सलाहियत होती है एडेप्टिव वैल्यू की, या सलाहियत नहीं होती एडेप्टिव वैल्यू की, क्योंकि इनमें वेरिएशंस होती है, ये पहले से इनमें होती है, अगर इनमें बेटा यूजफुल वेरिएशंस है तो शब्बा बेटा इस स्ट्रगल में आगे बढ़ेंगे, और अगर इनमें बेटा हार्मफुल वेरिएशन है तो इस स्ट्रगल में बेटा एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी से बेटा अब इसने एक लफ्ज निकाला, एंड दैट्स कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो देखिए बेटा अब नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या होता है, ये वन एंड द सेम थिंग है, क्योंकि डार्विन ने बेटा अपनी बेटा थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र किया, और फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने बेटा नेचुरल सिलेक्शन को एक और नाम दिया, दैट्स कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने अपनी थ्योरी में किसी भी जगह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जिक्र नहीं किया। डार्विन ने अपनी थ्योरी में हर किसी जगह जो इसका सोलर सिस्टम था नेचुरल सिलेक्शन का इस्तेमाल किया, मगर जब हर्बर्ट स्पेंसर ने बेटा नेचुरल सिलेक्शन को डिफाइन किया, उसने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब देखिए बेटा ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है। शाबाश बेटा, और प्रोडक्शन है, बच्चे ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, मगर उसके बाद फिर भी पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि बेटा इन बच्चों में जंग छिड़ जाती है फॉर फूड एंड स्पेस। हर कोई बच्चा चाहे सेम स्पीशीज का हो चाहे डिफरेंट स्पीशीज का हो, वो फूड को हासिल करना चाहेगा, क्योंकि फूड उसकी जिंदगी है। वो स्पेस को हासिल करना चाहेगा जिस स्पेस में उसको बेटा जीना मरना है, आगे बढ़ना है।
और इसी फूड और स्पेस के लिए अब इन ऑर्गेनिजम्स में बिटवीन द सेम स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज जंग छिड़ जाती है। और इस जंग में बेटा वही ऑर्गेनिजम्स आगे बढ़ पाते हैं जिनमें क्या होती है बेटा यूजफुल वेरिएशन। क्या ये जंग इनमें ये यूजफुल वेरिएशन या हार्मफुल वेरिएशन बनाता है? नहीं, ये पहले ही सी थी बेटा ये वेरिएशन। अब ये यूजफुल था कि हार्मफुल था, ये कौन तय करेगा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए ये वेरिएशन बेटा शाबाश इसको बेटा जीने देगी, इसको आगे बढ़ने देगी, इसमें बेटा एडेप्टिव वैल्यू लाएगी, सो एट दैट टाइम हम इस वेरिएशन को यूजफुल कहेंगे। और ये बेटा यूजफुल वेरिएशन की वजह से आगे बढ़ पाएगा, इसमें जीने का ताकत आएगा। मगर अगर ये वेरिएशन बेटा इस जंग के लिए हार्मफुल होगी, ये इसको जीने नहीं देगी, सो एट दैट टाइम वी कैन से ये वेरिएशन हार्मफुल है। अब बेटा अब जब ये जंग छिड़ गई, वही ऑर्गेनिजम्स बेटा आगे बढ़ पाए। समझ में आ गया? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जिनमें क्या थी बेटा यूजफुल वेरिएशन। इसी को डार्विन ने नाम क्या दिया बेटा? नेचुरल सिलेक्शन। सो इसने बेटा एक इस ऑब्जर्वेशन से इसने एक इन्फ्रेंस निकाली, दैट्स कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद बेटा अब इस जंग में वही ऑर्गेनिज्म नेचर ने आगे उनको बढ़ने दिया ना थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, जिनमें क्या थी? यूजफुल वेरिएशन। उसके बाद बेटा डार्विन ने कहा कि जो ये यूजफुल वेरिएशन है, ये अब बेटा इसमें जेनेटिक बेसिस होती है, क्योंकि पहले से थी ना इनमें, उसमें जेनेटिक बेस है। क्योंकि यूजफुल वेरिएशन इसमें कैसे थी, ये वेरिएशन इसमें कैसे आई थी? क्योंकि इसकी जेनेटिक बेसिस थी, जो बेटा डार्विन मानता था। इसलिए जब जेनेटिक बेसिस है तो ये इनहेरेंट होगी ये यूजफुल वेरिएशन और मेनी जनरेशंस। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बेटा ये यूजफुल वेरिएशंस जाएंगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और एक टाइम आएगा कि ये यूजफुल वेरिएशंस इतनी पॉपुलेशन में आएंगी कि एक नई स्पीशीज बनेगी। सो अब बेटा अगर हम इस थ्योरी को समेट लेंगे तो देखिए बेटा इस थ्योरी में अब आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा। सो ऑब्जर्वेशंस और इन्फ्लुएंसेस, आवर प्रोडक्शन और लिमिटेशन ऑफ फूड एंड स्पेस से एक बेटा इन्फ्लुएंस निकाली गई, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और वेरिएशन से एक इन्फ्लुएंस निकाली गई, दैट्स नेचुरल सिलेक्शन। फिर नेचुरल सिलेक्शन और बेटा शाबाश इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन से एक पॉइंट निकला, दैट्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो आज के बाद बेटा सारे बच्चे अब अगर डार्विन की थ्योरी को समझना चाहते हैं तो देखिए बेटा कैसे समझेंगे। यहां पे बेटा अब आपके पास इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। अब यहां पर आपके सामने बेटा इसका मैं निचोड़ ला रहा हूं। तो इसी के साथ बेटा हम डार्विन की थ्योरी को खत्म करेंगे और लास्ट पे इसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे बेटा कौन कौन सा नीट में है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहला, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। हर कोई जानदार बेटा इस दुनिया में जो रहता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एल्गा हो, हर कोई ऑर्गेनिज्म बेटा इस दुनिया में मल्टीप्लाई करता है। कुछ तेजी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ क्विक बेटा प्रोडेजिलिटी दिखाते हैं, कुछ स्लो प्रोडेजिलिटी दिखाते हैं, मगर हर कोई मल्टीप्लाई करता है ना। मगर फिर भी ये पॉपुलेशन क्या रहती है बेटा इसकी? कांस्टेंट। उसका साइज क्या रहता है? कांस्टेंट। क्यों? ड्यू टू लेस फूड एंड स्पेस। क्योंकि बेटा अब जो ये बच्चे पैदा हुए, फिर भी बेटा अगर इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, पॉपुलेशन साइज तो गोसा इंक्रीज का ना, ये लगभग बेटा कांस्टेंट रहता है। क्योंकि अब इनके जो बच्चे होते हैं वो इस फूड और स्पेस के लिए लड़ते हैं, और इसकी वजह से बेटा इनमें एक स्ट्रगल उठती है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ना क्योंकि अब ये बेटा जंग करेंगे ना, ये फूड को हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, ये स्पेस को हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, और इसी को हम कहेंगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में कौन से जानवर, कौन से बच्चे बेटा आगे बढ़ेंगे और कौन से बच्चे एलिमिनेट होंगे। अब जिन बच्चों में एक कैशी पॉइंट याद था, वेरिएशन जो ना गॉड थी, मगर जिन बच्चों में बेटा शाबाश यूजफुल वेरिएशंस होंगी, वो बेटा शाबाश आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनमें बेटा एडेप्शन आएगी। ये यूजफुल वेरिएशन उसको बेटा इन ऑर्गेनिजम्स को या इन बच्चों को इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में अडेप्ट करने की सलाहियत देगा, और इसीलिए बेटा ये आगे बढ़ेंगे एक प्रोसेस के जरिए, ये सिलेक्ट हो जाएंगे बेटा एक प्रोसेस के जरिए, एंड दैट्स कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। और जिन बच्चों में बेटा हार्मफुल वेरिएशन होगी, ये वो वेरिएशन होगी जो बेटा इसको इस स्ट्रगल में अडेप्ट नहीं होने देंगी, और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बेटा जिन और हार्मफुल वेरिएशंस होंगी वो बेचारे एलिमिनेट हो जाएंगे।
उसके बाद बेटा अब नेचुरल सिलेक्शन में वही ऑर्गेनिजम्स या वही बच्चे आगे बढ़ेंगे ना जिनमें क्या है यूजफुल वेरिएशन। और ये वेरिएशन बेटा पहले से थी ना, यमा इन एनवायरमेंटल, यमा इन स्ट्रगलर। इस स्ट्रगल ने खाली बेटा इस वेरिएशन को परखा, क्या ये यूजफुल है कि हार्मफुल है। सो ये पहले से थी ना, जैसे बेटा ब्लैक और पेल मॉथ या व्हाइट मॉथ पहले से था। और जब बेटा बर्ड्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले बर्ड्स बेटा ज्यादा किन का बेइंतहाशा शिकार करते थे, ब्लैक मॉथ्स का, जिसकी वजह से बेटा व्हाइट मॉथ्स का नंबर इंक्रीज हो रहा था और ब्लैक का क्या कम। नहीं तो बेटा दोनों पॉपुलेशन में प्रेजेंट थे, ब्लैक भी और व्हाइट। इसी तरह बेटा यहां पर ये वेरिएशंस पहले से थी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में बेटा जब ये वेरिएशन आई, उसके तराजू पे जब ये चढ़ी, तो जो यूजफुल वेरिएशन थी वो बेटा आगे बढ़ी क्योंकि उसमें एडेप्टिव वैल्यू था। और जो हार्मफुल वेरिएशंस थी वो स्ट्रगल नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो गए बेटा, एलिमिनेट। अब बेटा जब नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट हो गई, उसने बेटा उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ने दिया ना जिनमें क्या थी, यूजफुल वेरिएशन। अब बेटा इस यूजफुल वेरिएशन की जेनेटिक बेसिस है ना, और इसी की वजह से यूजफुल वेरिएशन इनहेरेंट होगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और एक टाइम आएगा और सेवरल जनरेशंस, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ये बेटा यूजफुल वेरिएशंस इतनी पाइल अप होंगी इस पॉपुलेशन में कि आखिरकार बेटा एक नई स्पीशीज बनेगी। सो ये था बेटा आपका डार्विन। आप जरा बेटा गौर से देखिएगा, कल का लेक्चर कोरिलेट कीजिएगा, आज का लेक्चर कोरिलेट कीजिएगा। लेमार्क कहता था चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रिंग्स वेरिएशंस या ब्रिंग्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सोचता वना की वेरिएशंस कित पर इवा वेरिएशंस आती है ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट। Variations are nothing, they are actually the acquired characters that are organism or beta acquired due to the change in environment. और इन्हीं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की वजह से एक ऑर्गेनिज्म में क्या आती है, एडेप्टेशन। सो बेटा अमुक मतलब गोना कि डार्विन उस लेमार्कोस वना कि एनवायरनमेंट ही वेरिएशंस लाता है, चेंज इन एनवायरनमेंट ही वेरिएशंस या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लाता है जिसकी वजह से एडेप्टेशंस आती है। डार्विन उस वना ना, एक्चुअली जो वेरिएशंस होती है वो पहले ही होती है, मगर जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लगती है, जब एनवायरनमेंट में चेंज आती है, कैसे कि बेटा एनवायरनमेंट चेंज तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से। सो जब एनवायरनमेंट चेंज होता है वही वेरिएशन आगे बढ़ पाती है जो ऑलरेडी बेटा जो यूजफुल होती है, क्योंकि यूजफुल वेरिएशन ही बेटा सिलेक्ट होती है एक प्रोसेस के जरिए, एंड दैट्स कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। और जो हार्मफुल वेरिएशंस होती है वो बेटा एलिमिनेट हो जाती है। You see, बेटा दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द लेमार्क एंड शब्बा बेटा डार्विन। तो आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा जल्दी। तो चले बेटा अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। डार्विन बिलीव दैट वेरिएशंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। इस पे बेटा नजर रखिएगा। And whether they are useful or harmful or they possess adaptive value or non-adaptive value is decided by the environment during struggle for existence. इस पॉइंट में बेटा बहुत बड़ा दम है, इस पॉइंट पे बेटा आप नजर रखिएगा। Organisms with useful variations or adaptive value or selective advantage are selected by a process called a natural selection and vice versa. Vice versa means कि जिन organisms में बेटा harmful variations होती है वो क्या हो जाते हैं, eliminate. यूजफुल वेरिएशंस पोजेस फिजिकल विगर और डार्विनियन फिटनेस। अब बेटा यहां पे नजर रखिएगा, जो यूजफुल वेरिएशंस होती है उनमें बेटा फिजिकल विगर रहता है या डार्विनियन फिटनेस। दैट मींस कि बेटा डार्विनियन फिटनेस मींस कि उनमें एडेप्टिव वैल्यू होता है, उनमें बेटा शाबाश इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में एडेप्टिव वैल्यू रहता है, सिलेक्टिव एडवांटेज रहती है, फिटनेस रहती है, विगर रहता है, ताकि बेटा उसी की वजह से ये ऑर्गेनिज्म इस स्ट्रगल में लड़ पाता है क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर होता है। तो इसीलिए बेटा जो यूजफुल वेरिएशंस है उसमें फिजिकल विगर होता है, डार्विनियन फिटनेस होता है, और जो हार्मफुल वेरिएशंस होती है उनमें बेटा फिजिकल विगर और डार्विनियन फिटनेस नहीं होती। इसीलिए बेटा जो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल वेरिएशंस लेकर चलते हैं वो पॉपुलेशन में आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होते हैं, खत्म होते हैं। सो दैट मींस खाली वही ऑर्गेनिजम्स आगे बढ़ेंगे जिनमें यूजफुल वेरिएशंस, एंड दे आर इनहेरिटेबल। ये ब्यूटी थी। इनहेरिटेबल मींस कि दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड आफ्टर सेवरल जनरेशन न्यू स्पीशीज इज फॉर्म। ये फंडा है बेटा आपके डार्विन। मेन एसेंस मींस ब्यूटी और डार्विन्स थ्योरी इज नेचुरल सिलेक्शन, है ना बेटा, क्योंकि ये कहता था कि नेचर में बेटा वही ऑर्गेनिजम्स आगे बढ़ेंगे ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जिनमें बेटा क्या होंगी, यूजफुल वेरिएशंस।
तो नेचुरल सिलेक्शन कोई बेटा रॉकेट साइंस नहीं था। नेचुरल सिलेक्शन जब डार्विन के दिमाग से हम सोचेंगे, जब डार्विन का जहन हम बेटा ऑपरेशनल करेंगे कि डार्विन क्या बोलता था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, खाली इतना बोलता था कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में जिन ऑर्गेनिजम्स में यूजफुल वेरिएशंस होती है वही आगे बढ़ पाते हैं, और इसी फिनोमिना को उसने बेटा नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। मगर बेटा उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन को बहुत सारे नामों से और जाना गया। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका नाम दिया बेटा, जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रोमेनिस, और उसने इसका नाम दिया डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। क्यों, वो आगे देखेंगे। फिलहाल आप बेटा डार्विन की थ्योरी पढ़ रहे हो, और डार्विन तक ही महदूद रही है कि डार्विन की मेन बेटा जो ब्यूटी थ्योरी की थी, जो जुगुलर वेन थ्योरी की थी, मेन क्रक्स जो थ्योरी के थे वो नेचुरल सिलेक्शन था। एंड नेचुरल सिलेक्शन मींस कि नेचर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ने देता है जिनमें यूजफुल वेरिएशंस होती है, जिनमें फिजिकल विगर होता है, जिनमें डार्विन फिटनेस होती है, जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में लड़ने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए बेटा अगर आप आगे बढ़ेंगे, नेचर सिलेक्ट्स फिटनेस। सो नेचर खाली उन्हीं को आगे बढ़ने देता है जो फिट होते हैं, जिनमें फिजिकल फिटनेस होती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, जिनमें डार्विनियन फिटनेस होती है। ये टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट्स है बेटा जो रेड पेन से लिखे गए हैं। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट। एक्चुअली व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस इज नथिंग एल्स। ये बेटा इस ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में क्या करवाता है? अडेप्ट। सो ये फिटनेस बेटा इस ऑर्गेनिज्म को एबिलिटी देता है ताकि ये इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में अपने आप को, या चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या करे? अडेप्ट. Lamarck to see Lamarck's bird threat. So उसवना की change in environment हसा च बेटा acquired characters आना जिसकी वजह से adaptation होती है। Darwin's नहीं, variations पहले ही है। चेंजिंग एनवायरनमेंट या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये देख लेती है क्या ये वेरिएशन यूजफुल है, क्या हार्मफुल है। अगर ये हार्मफुल है तो ये अनफिट है, ये एलिमिनेट होगा, और अगर ये यूजफुल है तो ये फिट है। ये बेटा अडेप्ट, इसको एबिलिटी देगा टू अडेप्ट एंड इज सिलेक्टेड बाय नेचर। की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी इज नेचुरल सिलेक्शन, ये तो आपको पता है, एंड ब्रांचिंग बाय डिसेंट। आप बेटा इस पॉइंट पे नजर रखिएगा, ये आपके बेटा टेक्स्ट बुक ने लिखा है और आज तक कभी नीट में नहीं आया, और मेरा दिल कहता है हो सकता है बेटा ये इस साल क्वेश्चन बेटा आपके नीट में आए। क्वेश्चन होगा की कंसेप्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी इज, पहला ऑप्शन होगा बेटा नेचुरल सिलेक्शन एंड वेरिएशंस, दूसरा ऑप्शन होगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड शब्द बाय बेटा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, तीसरा ऑप्शन होगा नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन, चौथा ऑप्शन होगा नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग बाय डिसेंट। इस पे बेटा नजर रखिएगा कि ये ब्रांचिंग बाय डिसेंट क्या होता है। दैट इज आफ्टर एवरी जनरेशन फिटनेस एंड एबिलिटी फॉर अडेप्टेशन इंक्रीजेस। ये बेटा तूफानी पॉइंट है जिस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। तू करियो ना सवाल, सर ये ब्रांचिंग बाय डिसेंट क्या होगा? जरा बेटा गौर से देखिएगा, आपको अल्लाह पाक की कसम यहां पर है, मैं 4-5 जनरेशंस को यहां लाऊंगा। दिस इज जनरेशन 1 2 3 4। जरा बेटा गौर से देखिएगा, ये पहली जनरेशन है, सीखो इस चीज को बेटा, ये दूसरी जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है, ये चौथी जनरेशन है, और ये पांचवी जनरेशन। बेटा अगर हम देखेंगे, ये पहली जनरेशन है, इसने बच्चे पैदा किए, उसके बाद बेटा इसमें स्ट्रगल लगेगी ना? लगेगी ना बेटा। हर काम बची थी प्रोडाजिलिटी छ, पॉपुलेशन छ ना वारिया तेजी सान इंक्रीज गसान, गो मिश्रा हर कुछ जनरेशन में बेटा नीड दुन। इनमा दपियो बेटा गावी ती छज नीड दुन, कटस ती छज नीड दुन, इमन छना बेटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में इनको आना है ना। हर किसी जानदार को बेटा इस स्ट्रगल से गुजरना है, जैसे हर किसी जानदार को मौत का प्याला पीना है, कुल नफ्सिन जायकातुल मौत, उसी तरह बेटा हर किसी जानदार को इस स्ट्रगल से गुजरना है, ये जहर का प्याला पीना है। चाहे वो बेटा अपनी स्पीशीज के साथ स्ट्रगल करे, चाहे वो बेटा डिफरेंट स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ स्ट्रगल करे, चाहे वो एनवायरनमेंट के साथ स्ट्रगल करे। ये इंसान बेटा इंसान पन्न बेटा इंसान कंपिटिशन पे करुन, जानवरन निश पन पान पे बचाओ, एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूसली जूझना पड़ता है। तो इस जहर का प्याला या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का प्याला हर किसी जानदार को पीना है। जरा बेटा गौर से देखिएगा, ये पहली जनरेशन है, इसमें स्ट्रगल लगी ना, मगर बेटा वही ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ेंगे ना जिनमें यूजफुल वेरिएशन है। सो जो सेकंड और बेटा जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन से सुपीरियर होगी ना। क्यों?
क्योंकि इसमें बेटा खाली आगे जाके ट्रांसमिट हो गए ना बेटा खाली यूजफुल वेरिएशन, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी खाली यूजफुल वेरिएशंस आगे बढ़ती है और जो हार्मफुल वेरिएशंस है वो घटती जाती है, खत्म होती जाती है। ये वही बात हुई बेटा, शाबा बेटा 20 बच्चे हैं और इन 20 बच्चों में बेटा जब मैट्रिक लगता है तो 10 फेल हो गए, उसके बाद 12th लगता है तो 4 बेटा अब 10 में खाली कितना आगे बढ़े, 20 में खाली कितना आगे बढ़े 10, क्योंकि 10th में बेटा 10 फेल हो गए। उसके बाद बेटा 12वीं का एग्जाम लगा तो बेटा 3 फेल हो गए और आगे 7 बढ़े, फिर ग्रेजुएशन तक 7 गए। उसके बाद बेटा फिर पीजी आया तो पीजी में बेटा कुछ फेल हो गए तो 3 बढ़ गए, और फिर पीएचडी आ गया तो पीएचडी में खाली 2 बढ़ गए। सो जूजू बेटा आप आगे जाते जाते हो इस एजुकेशन में भी, क्वालिफिकेशन में खाली क्रीम आगे बढ़ती जाती है। इसी तरह डार्विन कहता था कि जब पहली जनरेशन को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का जहर का प्याला पीना पड़ा, खाली यूजफुल वेरिएशंस आगे बढ़ी तो दूसरी जनरेशन बनी। सो लॉजिक्स कहते हैं कि जो दूसरी जनरेशन होगी उसमें बेटा यूजफुल वेरिएशंस है ना, वो सुपीरियर होगी ना देन सेकंड, देन फर्स्ट। अब बेटा सेकंड में जब बच्चे पैदा होंगे उनका भी स्ट्रगल लगेगा और बेटा तीसरी जनरेशन बनेगी, और ये जो तीसरी जनरेशन है ये फर्स्ट और सेकंड से सुपीरियर होगी ना ज्यादा। और उसके बाद बेटा क्योंकि इसमें यूजफुल वेरिएशन फर्स्ट जनरेशन के भी आए हैं और सेकंड जनरेशन के भी आए, और जो फोर्थ जनरेशन आएगी तमिल ब्याक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसमें भी खाली यूजफुल वेरिएशंस आगे बढ़ी ना, तो ये सुपीरियर होगा ना देन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। और इसमें बेटा फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के यूजफुल वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे ना, और जो फिफ्थ जनरेशन है वो इंतहाई ज्यादा सुपीरियर होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि खाली यूजफुल वेरिएशन से आगे बढ़ती है। और एक जनरेशन बेटा ऐसी डिजाइन हो जाती है जिसमें यूजफुल वेरिएशन इतनी आ जाती है कि एक नई स्पीशीज बनती है। ये टोटली डिफरेंट होती है बेटा अपने एंसेस्ट्रल स्पीशीज से, क्योंकि इनमें बेटा यूजफुल वेरिएशंस इतनी ज्यादा आती है, इनमें पावर ऑफ एडेप्टेशन इतना ज्यादा आता है, इनमें फिटनेस इतनी ज्यादा आती है, इनमें फिजिकल विगर इतना ज्यादा आता है, इनमें डार्विनियन फिटनेस इतनी ज्यादा आती है, इनमें सिलेक्टिव एडवांटेज इतनी ज्यादा आती है, इनमें एडेप्टिव वैल्यू इतनी ज्यादा आता है कि एक नई स्पीशीज ही बनती है। यही तो था बेटा क्रक्स आपके शाबाश डार्विन थ्योरी का। तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी, जो रेड कलर से लिखा है बेटा इस पर नजर रखना है, टेक्स्ट बुक से निचोड़ निचोड़ के पॉइंट्स निकाले मैंने। चले बेटा आगे बढ़िएगा। शाबाश बेटा, ड्रॉबैक्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी। डार्विन आहिस्ता पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। डार्विन और बेटा शाबाश, जब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पे उठूंगा वहां पे थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरे पास 3 कांसेप्ट्स है, हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल, आइसोलेशन शाबाश बेटा, और स्पेसेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा जहां पे मुझे लगता है कि मुझे तेज जाना चाहिए वहां पे मैं तेजी के साथ जाता हूं, और जहां पे मुझे लगता है कि नहीं आहिस्ता जाना चाहिए, समझ में आ गया, आहिस्ता ही जा रहा हूं, क्योंकि क्या फायदा आएगा पढ़ा के भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, देन व्हाट्स द फन। इसलिए बेटा आहिस्ता जाएंगे जहां समझने की जरूरत है। अब हम देखेंगे बेटा ड्रॉबैक डार्विन के क्या थे। अभी तक तो आपको लगता है कि डार्विन बहुत जबरदस्त था, पर इसकी भी बेटा थ्योरी में ढेर सारी खामियां थी। पहली खामी ये थी कि उसमें वेरिएशंस आर प्रेजेंट, है ना बेटा। लेमार्को सोर्स ऑफ वेरिएशन प्रूव करा, लेमार्को सोना चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रिंग्स वेरिएशन, चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रिंग्स एक्वायर्ड कैरेक्टर। सो बेटा लेमार्क एक जगह अपने आप को बेटा प्रूव करता था, सो वना कि कित पर वेरिएशन इवान है। डार्विन उसना वना वेरिएशन छु गॉड पेठाई पातिशा यूजफुल के हार्मफुल, वो बेटा तय करता है चेंज इन एनवायरनमेंट। एमस वो क्या डार्विन सबा वना मोन छु वना कि वेरिएशन छु गॉड पेठाई, है ना बेटा। और फिर जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लगती है वही तय करता है कि ये यूजफुल है कि हार्मफुल है। यूजफुल है तो फिट है, यूजफुल नहीं है तो अनफिट है, हार्मफुल है तो एलिमिनेट हो जाएगा। असवंता खुदा इसी खतरी वेरिएशन है इवान तो इवान कहती, ये वेरिएशन कहां से आती है। डार्विन ने कहा मुझे पता नहीं है, आई एम सॉरी, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि वेरिएशंस पहले ही होती है, मगर इनका सोर्स क्या, ये कहां से आती है, किधर से आती है, कैसे आती है, मुझे पता नहीं है। और आज बेटा हमें पता है कि जो वेरिएशंस है वो क्रॉसिंग ओवर से आती है। आज हमें पता है वेरिएशंस बेटा आती है ड्यू टू म्यूटेशंस। आज हमें पता है वेरिएशंस आती है ड्यू टू रैंडम फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। मगर बेचारे डार्विन को क्या पता था क्रॉसिंग ओवर के बारे में, क्योंकि अभी क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। डार्विन को बेटा नहीं पता था बेचारे को म्यूटेशंस के बारे में, और डार्विन को रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा गेमीट्स का बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि अभी बेटा जीन्स का कांसेप्ट, क्रोमोसोम्स का कांसेप्ट, डीएनए का कांसेप्ट 18 बेटा 80s में समझ में आ गए, 1800s में अभी बेटा इसके बारे में कुछ पता नहीं था।
तो इसने बेटा एक दावा तो किया वेरिएशन अच्छो वेरिएशन अच्छो गोडनेथी आसान बेचो जेनेटिक बेसिस तो ट्रांसमिट गसान फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कित पे मैं ना छो न पाई के सो दैट मींस कि बेटा डार्विन फेल्स टू प्रूव सोर्स ऑफ वेरिएशन कि वेरिएशन कित पे ही प्रूव्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसने प्रूव किया कि जो वेरिएशन होती है यूजफुल वेरिएशन जो है वो इसमें सर्वाइवल का ताकत देती है वही उसको नेचर में सिलेक्ट करवाती है एक फिनोमिना के जरिए दैट्स नेचुरल सिलेक्शन मगर अराइवल ऑफ फिटेस्ट वेरिएशन कित पे आय योकने जहन ति प्रूव करित उस एम्स मज क्वेश्चन आम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नेवर प्रूव्ड बाय मेंडल सॉरी डार्विन वहां पे एक ऑप्शन था अराइवल ऑफ फिटेस्ट मींस सोर्स ऑफ वेरिएशन ये वेरिएशन है आय कित पे कैसे उसने माना यूजफुल वेरिएशन इसको फिटनेस देती है उसना वना मगर यूजफुल वेरिएशन है आई कपर ये लज पाई के और आज हमें पता है कि वेरिएशंस के सोर्स क्या है बेटा क्रॉसिंग ओवर शाबाश वेरिएशंस के सोर्स क्या है बेटा म्यूटेशंस वेरिएशंस के सोर्स क्या है बेटा शाबाश रैंडम फ्यूजन ऑफ गेम्स इस बेचारे को इसके बारे में कुछ पता नहीं था गो ये पॉइंट पाई के गोडुक ड्रॉबैक दयम ये तस्म रोटु दोपस डार्विन सभा चलो वन ते पाई कहें कि वेरिएशन कित पे आय So Shukwana, useful variations are transmitted from parents to offsprings. I say one say useful variation कित पे गसान transmit from parents to offsprings. बेटा आज हमें पता है कि जो कोई भी वेरिएशन मां से या बाप से जाती है बच्चों में मैंने जेनेटिक्स में आपको पढ़ाया वो जीन्स के जरिए जाती है वो क्रोमोसोम्स के जरिए जाती है वाया स्पर्म एंड ओवा क्योंकि हमारा माँ और हमारा बाप हमें विरासत के तौर पे खाली स्पर्म और ओवम देता है और उन्हीं की वजह से माँ बेटा अपने 23 क्रोमोसोम ओवा के जरिए हमें देती है और बाप हमें 23 क्रोमोसोम बेटा स्पर्म के जरिए देता है और इन्हीं ओवा और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और उन्हीं 23 क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं जिसकी वजह से बेटा हमें माँ बाप से कैरेक्टर्स हासिल होते हैं ये तो हमें आज पता है मगर डार्विनस मज बेटा स्पर्म बिचारस पाई क्रोमोसोम्स पाई जीन्स पाई अमिस वोत वह सवाल वन सा डार्विन सवा तोगुन वन कि वेरिएशन कपर आय अत क्या सोर्स वन तो वन कि यूजफुल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड आफ्टर सेवरल जनरेशन यूजफुल वेरिएशंस पाइल अप इन द पॉपुलेशन एंड गिव राइज टू न्यू स्पीशीज अस वन ये कित पे ट्रांसमिट गसा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पे वन तावन गो वन मे लुको हिज जादू लतमोट कर लगो अत गोल लगो टार लगो बेटा सो थ्योरी समझ में आ गया यम वोन कि बह वनो तह कि कित पे गसान ट्रांसमिट वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इसने बेटा इस पॉइंट को बचाने के लिए कि कैसे वेरिएशंस ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इसके लिए बेटा इसको बचाने के लिए इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए इसने एक थ्योरी दी दैट्स कॉल्ड थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस इस पे नजर रखना बेटा आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस किसने दी तो आंसर क्या दोगे बेटा डार्विन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस में डार्विन ने क्या कहा बुआन क्या दलील एक्चुअली बेटा ये एक गोला था एक पागल किस्सा था जो डार्विन बेटा बोल रहा था अब देखिए बेटा डार्विन ने क्या कहा कि मैं आपको बोलूंगा कि ये वेरिएशंस कैसे ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एक्चुअली होता क्या है अगर ये माँ है और ये बाप है तो बाप अपने हर किसी ऑर्गन से एक एक सॉलिड पार्टिकल देता है एंड दैट्स कॉल्ड पैनजीन्स सो बाप की आंख से बाप के नाक से बाप के लिवर से बाप की किडनी से एक एक सॉलिड पार्टिकल आता है एंड दैट्स कॉल्ड पैनजीन्स और फिर वो बेटा जमा होता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसके बाद मां भी अपने हर किसी ऑर्गन से एक एक सॉलिड पार्टिकल देती है पैनजीन देती है और फिर वो मां के जेनिटल ट्रैक्ट में जमा होता है उसके बाद एट द टाइम ऑफ मेटिंग बाप क्या करता है मेल क्या करता है वो अपने इन तमाम पैनजीन्स को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट करता है ड्यूरिंग मेटिंग और उसके बाद बेटा जब अब मां के या फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ये मेल अपने तमाम ऑर्गन्स के पैनजीन्स डिपॉजिट करता है तो वहां पे मां के भी पैनजीन्स होते हैं और फिर मां के जेनिटल ट्रैक्ट में क्या होता है बाप के नाक का पैनजीन मां के नाक के पैनजीन के साथ मिलता है और बच्चे की नाक बनती है बाप के बेटा लिवर का पैनजीन मां के लिवर के पैनजीन के साथ मिलता है और बच्चे में लिवर बनता है इसी तरह हर किसी का ऑर्गन का पैनजीन मां के यूट्रस में बेटा मां का ऑर्गन का पैनजीन और बाप के ऑर्गन का पैनजीन मिलता है और इससे बच्चा बनता है और डार्विन ने कहा इन्हीं पैनजीन्स के जरिए ये यूजफुल वेरिएशंस ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स क्लियर हुआ मगर अम सावूद बेटा अख साइंटिस्ट यम लेमार्क सुन खारिज जलील कर सो गो बे खड़ा
तो डार्विन साहब क्या शुक्सवानान, क्या बोलते हो थ्योरी ऑफ पैंजीन्स, मैंने चूहों की टेल काटी और जब मैं चूहों की टेल काट रहा हूं इनसे जो बच्चे पैदा होते हैं तिमन मगस लर्ट आसिकीन, क्योंकि बेटा अगर ये कहता था हर किसी ऑर्गन से एक एक पैंजीन आता है जिसकी वजह से यूजफुल कैरेक्टर्स, यूजफुल वेरिएशंस ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इन्हीं पैंजीन्स के जरिए। वाइज मैन ने कहा लेमार्क डार्विन साहब क्या ख्याल है आपका, अगर मैं चूहों की टेल काट रहा हूं तो जब टेल कटी तो टेल से पैंजीन नहीं आएगा, और जब टेल से पैंजीन नहीं आएगा तो कैसे फिर इनके बच्चों में टेल बनेगी। सो दैट मींस कि बेटा जो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस थी ये पागलपन था, ये गलत था, और इसको डिसअप्रूव किसने किया बेटा, वाइजमैन। सो वाइजमैन ने दो थ्योरीज को टक्कर दी, दो थ्योरीज को बेटा मुंह के बल गिराया, दो थ्योरीज को बेटा घुटनों के बल गिराया। पहला बेटा शाबाश लेमार्कियन थ्योरी, और दूसरा बेटा किसकी थ्योरी को, डार्विन की। किस थ्योरी को बेटा, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को नहीं, डार्विन के थ्योरी ऑफ पैनजीन्स को, जो उसने दिया था किस बेटा, किस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए कि कैसे यूजफुल वेरिएशंस ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Darwin failed to prove the role of nature in evolution. ये उस बर्ड त्राट बेटा, डार्विन सोलर सिस्टम ओस ना बेटा, जरा गौर से देखिएगा, डार्विन का जो सोलर सिस्टम था वो था ना नेचुरल सिलेक्शन। नजर थे जो बेटा योसना वनान कि जिन और याद रखो बेटा ये क्रक्स थ्योरी के चल रहे हैं, ये बच किताबन पे लिखित आसा बेटा, ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बेटा ये पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, ये एक्सपीरियंस के बुनियाद पे बेटा आपको ये सब कुछ सिखाया जा रहा है, सीखो। समझ में आ गया? और इंशाल्लाह बेटा नीट में क्वेश्चन आएगा उसकी धज्जियां उड़ाओगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगला ड्रॉबैक जो था बेटा इस डार्विन की थ्योरी का वो ये था कि डार्विन ने कि नेचुरल क्यों गई, नेचुरल सिलेक्शन। तो शुक्वाना नेचर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ने देता है जिनमें यूजफुल वेरिएशन होती है, स्ट्रगल में वही ऑर्गेनिजम्स आगे बढ़ते हैं जिनमें यूजफुल वेरिएशन होती है एक प्रोसेस के जरिए, दैट्स नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचर क्या है, ये रोल ऑफ नेचर सिलेक्शन में, एवोल्यूशन में क्या है बेटा, इसका जवाब इसने कभी नहीं दिया। अगर तह कह नेचुरल सिलेक्शन क्या गो सो वन खुदा सोब खाली तिमन ऑर्गेनिज्म ब्रोट पकना यमन मज यूजफुल वेरिएशन ताकतवर हक भी है ताकतवर का आगे बढ़ना, हक भी है काबिल का आगे बढ़ना, हक भी है जिसमें ताकत है, कुव्वत है, जुरत है, उसको आगे बढ़ना। मारी माए क्या खुदा सोब थी एथीस्ट था बेटा, ये खुदा पे नोजबिला भरोसा नहीं करता था। अगर ये खुदा पे भरोसा करता तो फिर कभी भी बेटा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नहीं देता, फिर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे भरोसा करता। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन मींस कि जिस हर किसी चीज को रब ने बनाया, और जो बेटा एवोल्यूशनिस्ट उठे हैं, एवोल्यूशनिस्ट का मतलब ही हुआ कि वो बेटा अल्लाह पाक के निजाम को नहीं मानते, नौज़बिल्लाह, वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को नहीं मानते हैं। जबकि एज अ मुस्लिम, एज अ सिख, एज अ हिंदू, एज अ क्रिश्चियन, एज अ ज्यू हमें इन चीजों को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे टेस्टामेंट्स में बेटा क्रिएशन का जिक्र हुआ है, और वो भी स्पेशल क्रिएशन। अब बेटा इसको क्वेश्चन ये उठा तो वानसा ये नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल रोल क्या एवोल्यूशनस में अमिस वो बचाव ने साइंटिस्ट, इसके बचाव में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। बासावान नेचुरल सिलेक्शन क्या एक्चुअली सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सो याद रखना बेटा आज के बाद सारे बच्चे कि जो बेटा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, जो आमतौर आपको कभी कभी किताबों में एनकाउंटर होता है जब आप नेचुरल सिलेक्शन बेटा डार्विन की थ्योरी पढ़ रहे हो, अल्लाह पाक की कसम डार्विन ने कहीं भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जिक्र नहीं किया। ये इसका एक बेटा खैर खा था, हमदर्द था, जिसका नाम था हम हर्बर्ट स्पेंसर, जिसने लफ्ज दिया बेटा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इस पे आप बेटा नीट के लिए नजर रखोगे, ऑल्दो टेक्स्ट बुक में मैंने नहीं लिखा है मगर नजर रखोगे इंस्टेड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और अब हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा नेचर के एक्चुअली जो ऑर्गेनिज्म ताकतवर होते हैं, जिनमें यूजफुल वेरिएशंस होती है, उनमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, उनमें डार्विनियन फिटनेस होती है, उनमें फिजिकल फिटनेस होती है, इसीलिए वो आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते। अब बेटा हर्बर्ट स्पेंसर को भी क्वेश्चन उठा, स्पेंसर साहब मोन है ये ऑर्गेनिज्म ताकतवर से तिमाई ब्रोट पकनावा कुसुचुक। आज बेटा जो आपने नीट में सिलेक्ट होगा, डॉक्टर बनेगा, बेटा आप भी कहोगे ना हमको सिलेक्ट किसने किया, हमको आगे किसने बढ़ाया, हमें इस नीट में किसने बेटा सिलेक्ट किया, आपको एक एजेंसी ने सिलेक्ट किया ना, दैट्स कॉल्ड नेशनल टैलेंट एजेंसी, एनटीए। इसी तरह बेटा हर्बर्ट स्पेंसर क्वेश्चन ये ब्रोट है पकनावा कुछ। उसके बाद बेटा फिर एक और साइंटिस्ट इसका हमदर्द जिसका नाम था रोमेनीज, इसने कहा कि नए
नेचुरल सिलेक्शन है, ना ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, ये एक्चुअली डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है। क्या थे जो यह पॉइंट उस पर बेटा नजर, अल्लाह पाक की कसम, अगर पूरे डार्विन में हम नजर रखेंगे, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा मगर प्रूव नहीं कर पाया, इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से दुनिया के सामने नहीं ला पाया। उसके बाद बेटा नेचुरल सिलेक्शन को हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोला, मगर उसने भी बेटा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को बेटा शाबाश अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया, ताकि बेटा लोगों का दिल मुतमईन हो जाए। तो फिर बेटा लोगों का दिल मुतमईन एक साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम था रोमेनीज। उसने बेटा कहा मत बोलो इसको नेचुरल सिलेक्शन, मत बोलो इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। और देखिए बेटा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसने कहा कि जिन ऑर्गेनिजम्स में यूजफुल वेरिएशन होती है ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वो जीते हैं ना बेटा, वो सरवाइव करते हैं ना, उनका सर्वाइवल वैल्यू क्या रहता है ज्यादा, और जो सरवाइव करेगा बचेगा ना, और जो बचेगा एडल्ट भी बनेगा ना, और जब एडल्ट बनेगा रिप्रोडक्शन भी करेगा ना, बच्चे ज्यादा पैदा करेगा ना। और जिन ऑर्गेनिजम्स में बिचारों में हार्मफुल वेरिएशन होती है ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तिम्मा हैकन बेटा सर्वाइव कर थी, उनमें सर्वाइवल वैल्यू कम, उनमें फिटनेस कम, उनमें विगर कम, उनमें बेटा एडेप्टिव वैल्यू कम, उनमें सिलेक्टिव डिसएडवांटेज, तो लॉजिकली बेटा वो एलिमिनेट होंगे। और जब वो मर जाएंगे बेटा बचपने में ही है, तिम्मा बनन एडल्ट की, तिम्मा का रिप्रोड्यूस करे, तिम्मा मिल रिप्रोडक्शन चांस जाद के, तिम्मा के सन बच्चे प्रोड्यूस के, तिम्मा जेवराउन बच के, और जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन क्या होगी, कम। सो इट्स नॉट द नेचर जो इनकी पॉपुलेशन को यूजफुल ऑर्गेनिज्म वाले ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, या इट्स नॉट द नेचर जो बेटा शाबाश हार्मफुल वेरिएशन वालों को एलिमिनेट करता, उनका नंबर कम करता है। एक्चुअली बेटा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑपरेट होती है। जिन ऑर्गेनिजम्स में यूजफुल वेरिएशंस होती है वो सर्वाइव करते हैं, उनको रिप्रोडक्शन के मौके क्या मिलते हैं, ज्यादा। और जिन ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल वेरिएशंस होती है मर जाते हैं, उनको रिप्रोडक्शन के मौके क्या मिलते हैं, कम। इसलिए दिन ब दिन उनकी पॉपुलेशन बेटा यूजफुल ऑर्गेनिज्म वालों की पॉपुलेशन ज्यादा और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म वालों की पॉपुलेशन कम। जैसे मैंने कल बेटा आपको ब्लैक मॉथ और व्हाइट मॉथ के बारे में बोला था। ब्लैक मॉथ क्यों बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले शाबाश उनकी पॉपुलेशन क्यों महज 1% थी, वजह था क्योंकि बेटा वो बेइंतहाशा मारे जाते थे बाय बर्ड्स, क्योंकि उनके लिए बेटा वो हार्मफुल वेरिएशन थी, और जब मारे जाते थे तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करके उससे पहले ही मर जाते थे, जिसकी वजह से उनका नंबर दिन ब दिन क्या होता था, कम। ये था बेटा डार्विन failed to prove the role of nature in evolution. Herbert Spencer coined the term survival of fittest instead of natural selection. Romanes coined the term differential reproduction for natural selection. Differential reproduction is actually a reproductive fitness. That is, organisms with useful variation get more chance for reproduction and leave more progeny, while as organisms with harmful variation get less chance of reproduction and leave less progeny. गुना नंबर ऑटोमेटिकली बेटा यूजफुल वालों का ज्यादा और हार्मफुल वालों का कम। लास्ट पॉइंट बेटा अब हम डार्विन का लेंगे, उसके बाद हम डार्विन के ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसी के साथ आपकी डार्विन की थ्योरी भी खत्म हो जाएगी। वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, कंटिन्यूअस वेरिएशंस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। बेटा इतना साथ जो नजर, अब बेटा डार्विन बात कर रहा था ना वेरिएशंस, वेरिएशंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट, मगर ये वेरिएशन दोन किस्म या होता है बेटा क्लासिकल जेनेटिक्स बूझोत। वेरिएशंस बेटा जो हम देखते हैं एक ऑर्गेनिजम्स में पॉपुलेशन में, ये दो पैटर्न्स की होती है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वेरिएशंस के लक्ष्य लक्ष्य वेरिएशंस, माइन्यूट वेरिएशंस। सपोज बेटा बाप जो है वो एक बच्चे का 5.5 फुट है, माँ जो है वो बेटा 5 फुट 2 इंच है। अब बच्चा जब इनका पैदा हुआ बड़ा हुआ वो बेटा 5 फुट 6 इंच है। बेटा इमेजिन कहां बर्ड वेरिएशन, माँ बाप का कलर गुंदुमा और बच्चे का कलर गुंदुमा नहीं है, थोड़ा बहुत बेटा व्हाइट है, इमेजिन ज्यादा कहां वेरिएशन। सो जो छोटी छोटी वेरिएशन होती है जो हमें आज पता है मेनली जो उठती है क्रॉसिंग ओवर से, उनको हम कंटिन्यूअस वेरिएशंस कहते हैं। और दूसरी वेरिएशन है डिसकंटिन्यूअस, ये बड़ी वेरिएशंस होती है जहां पे ड्रास्टिक चेंजेस आती है, जहां पे ड्रास्टिक बेटा फिनोटाइप जीनोटाइप या फिनोटाइपिक चेंजेस आती है, एंड एट दैट टाइम ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस उठती है ड्यू टू म्यूटेशंस। सो जो बड़ी खतरनाक ड्रास्टिक वेरिएशंस है जहां पर बेटा फिनोटाइप में और जीनोटाइप में ढेर सारे चेंजेस आएंगे एक इंडिविजुअल में, दैट्स डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और जहां माइन्यूट चेंजेस आएंगे दैट्स कंटिन्यूअस वेरिएशन। और आज हमें पता है कंटिन्यूअस वेरिएशंस उठती है मेनली ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस मेनली उठती है ड्यू टू बेटा म्यूटेशंस। अब क्वेश्चन डार्विन को उठाया, डार्विन सबा सो चुका वेरिएशंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट। मेरे साथ बेटा आज बराबर आधे घंटे और बैठना मेहरबानी करके बेटा, आज मुझे म्यूटेशन थ्योरी को भी खत्म करना है, खुदा के लिए मेरे साथ बेटा सारे बैठिए, बोर मत हो जाइए, हो सकता है बेटा इसमें आपका नीट का क्वेश्चन आएगा।
क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस बेटा एवोल्यूशन में आते हैं और मुझे 6 लेक्चर्स लगेंगे एवोल्यूशन में, और जाहिर सी बात है हर किसी लेक्चर में कोई ना कोई क्वेश्चन आने का चांस लगेगा। इसलिए बेटा मेहरबानी करके एक क्वेश्चन जीत के निकल के जाओगे जरा बेटा, क्योंकि किताबों पे अगर आप इसको पढ़ोगे आपको बेटा डार्विन थ्योरी को कम से कम 5 घंटे लगेंगे सीखने में, और 5 घंटे के बाद जब क्वेश्चन आएगा मैं वादा करता हूं आपको नहीं आएगा अगर खुद पढ़ोगे। तो चले बेटा यहां पे नजर रखिएगा। अब कंटिन्यूअस वेरिएशन ब्रिंग स्मॉल जीनोटिपिक चेंजेस, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर है ये, while as discontinuous variation bring large genotypic changes। यहां पे बेटा ये जीनोटिपिक चेंजेस। अब डार्विन को कहा गया, डार्विन सभा वन सा इन वेरिएशन वन गोड पे तजे वन कि तिम कत पे आय, मगर वह वन खुदा सद खतर कमन वेरिएशन पे रिलाई कर वना कंटिन्यूअस वेरिएशन बेटा शाबाश स्पेसिएशन करा कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन से स्पेसिएशन करा। स्पीशीज बनाने का दम किन वेरिएशंस में है, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस। डार्विन से बयान होता है दम है शाबाश कंटिन्यूअस वेरिएशंस, क्योंकि ये बिलीव करता था कतरे कतरे से समंदर बनता है। वेरिएशन बेटा शाबाश इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल वेरिएशन पाइल अप गसा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, और हजारों साल के बाद ये स्मॉल वेरिएशंस या कंटिन्यूअस वेरिएशंस इतनी ज्यादा पाइल अप होती है कि एक नई स्पीशीज आती है। ये नीट में आया है बेटा। डार्विन बिलीव्ड दैट कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर द मेन टूल्स फॉर एवोल्यूशन एंड ही बिलीव्ड दैट एवोल्यूशन इज स्लो, कैसे कतरे कतरे से समंदर बनता है, ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता होती है। कंटिन्यूअस क्यों कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस वेरिएशंस पे बिलीव करता था। एंड डायरेक्शनल, इस पॉइंट पे बेटा नजर रखिएगा, ये भी नीट में आया था और इनफैक्ट बेटा ये पिछले साल ही आया था ये क्वेश्चन, इस पे नजर रखिएगा। कंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनल, देखिए डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, खाली यूजफुल वेरिएशंस सिलेक्ट करना। सो हर किसी जनरेशन के बाद ऑर्गेनिज्म में सुपीरियरिटी आती थी कि इंफीरियरिटी, की दोनों, खाली सुपीरियरिटी, क्योंकि खाली यूजफुल वेरिएशंस बेटा आगे बढ़ती है, तवई ओ सिवाना की एवोल्यूशन इज डायरेक्शनल। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जो एवोल्यूशन एज पर डार्विन है, क्या वो स्लो है कि एब्रप्ट है, स्लो, क्या वो ग्रेजुअल है कि क्विक है, ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता, क्या वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, क्योंकि किन वेरिएशंस को बेटा खाली जगह देता था, कंटिन्यूअस, क्या वो डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, क्योंकि खाली बेटा यूजफुल वेरिएशंस आगे बढ़ती थी, खाली बेटा यूजफुलनेस की ओर एवोल्यूशन होती है। सो ये बिलीव करता था एक एवोल्यूशन पे, एंड दैट्स कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। आज के बाद बेटा इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको लिखो, मैंने यहां पे नहीं लिखा है कि जो डार्विन था ही वाज द स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। प्रोग्रेसिव मींस टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। जितना जितना बेटा जनरेशंस आगे बढ़ता जाएगा उनमें फिटनेस क्या आएगी, ज्यादा, उनमें यूजफुल कैरेक्टर्स क्या आएंगे, ज्यादा, उनमें बेटा सिलेक्टिव एडवांटेज क्या आएगी, ज्यादा, उनमें एडेप्टिव वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा, उनमें सिलेक्टिव एडवांटेजेस क्या आएंगी, ज्यादा। तो इसीलिए बेटा ये प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन पे भरोसा करता था। उसके बाद बेटा ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को इसने अपनी थ्योरी में कहीं जगह नहीं दी। तो चलिए लास्ट पॉइंट बेटा इसका, आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये लास्ट पॉइंट अब हम यहां पर लेंगे, डार्विन फेल्ड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। बेटा जरा गौर से देखिएगा, ये उसने मना खाली यूजफुल वेरिएशन ब्रोट कुन पका, यूजफुल ट्रेड्स ब्रोट कुन पका। मेरे दादा में अपेंडिक्स था, वर्बी फॉर्म अपेंडिक्स जो वेस्टिजियल है, पार अंदर में कशिर पट बना, मेरे फादर में भी था, मुझ में भी है, मेरे बेटे में भी है, और बेटा इंशाल्लाह जब उसका बच्चा होगा उसमें भी होगा, उसके बच्चे में भी होगा। सो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पर इसे अपेंडिक्स यूजफुल ऑर्गन की है, यूजफुल ट्रेड की, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है बेटा। है डार्विन सा वो सवाल है, डार्विन सभा सो शुकना खाली यूजफुल ट्रेड ये ब्रोट पका फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन बनी सो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन प्रचार करा अस वनता खुदा सद खतर ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कित पट पका फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये क्यों होता है आई डोंट नो। So these were the drawbacks जो बेटा डार्विन की थ्योरी के थे, और बेटा एक्सपेक्ट करना कि इस ड्रॉबैक में एक क्वेश्चन आएगा। तो इसी के साथ बेटा आपकी डार्विन की थ्योरी कंप्लीट। तो चले बेटा अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं बेटा डार्विन के मुताबिक। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय डार्विन, ज्यादा परेशानी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग शिकस्त पॉइंट्स ना तो याद रहा शिकस्त पॉइंट नीटस मज आमद। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलियस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। याद रखना बेटा, मैंने फ्लो चार्ट दिया था ना, तो फ्लो चार्ट में पहले लिखा था ना ओवर प्रोडक्शन, उसके बाद लिखा था ना कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, फिर वेरिएशन, और वेरिएशन के बाद क्या, नेचुरल सिलेक्शन। सो दिस इज द राइट ऑर्डर। उसके बाद बेटा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ब्लैक मॉथ एंड व्हाइट मॉथ, याद करो कल का लेक्चर।
ड्रग रेजिस्टेंस ना, ड्रग के साथ नहीं। डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज। क्या छु बेटा इतना एग्जाम बेटा रसकन बच्चे परेशान गसा क्या बेटा, अगर लेमार्क होता तो लेमार्कस मज ना यो जवाब, मगर डार्विन ना वना कि ब्लैक मॉथ तो पेल मॉथ गडनेथी या व्हाइट मॉथ गडनेथी। सो बेटा ये डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज नहीं था बेटा, डार्क मॉथ पहले से था, मगर बेटा उसका नंबर क्या था, कम। उसके बाद बेटा प्रोटेक्टिव रिजम्बलेंस विद सराउंडिंग्स था ना बेटा। ब्लैक जो है वो क्यों बेटा मारा जाता था बेइंतहाशा, क्योंकि वो लाइकेंस के साथ अपना मिमिक नहीं करता था बॉडी का कलर। और उसके बाद बेटा जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो लाइकेंस खत्म, पेड़ों पे बेटा सूट जमा होने लगा, ब्लैक कार्बन कंपाउंड जमा होने लगे, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को मिमिक करता था। उसके बाद बेटा अगला जो इसमें है डिफेंसिव एडेप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट। नो बेटा, एक्चुअली द आंसर इज प्रोटेक्टिव रिजम्बलेंस विद द सराउंडिंग्स। तो चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला नजर बराबर रखो। डार्विन इन हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन did not believe in any role of which of the following in organic evolution. अभी बोला parasites and predators, survival of fittest struggle, discontinuous variation। अभी मैंने कहा किसने discontinuous variations को कभी जगह नहीं दी, वहां ये बच्चे नित्रायो एक क्वेश्चन नीटस में आओ क्लियर हुआ। तो चले बेटा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को इसने अपनी थ्योरी में जगह नहीं दी। डार्विन थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस क्या ये बला इतिहास पैनजेनेसिस show similarity with theory of inheritance of acquired characters, then what shall be the character according to it। देखिए बेटा थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस में और इसमें सिमिलरिटी कहां पर थी। यूजफुल ऑर्गन्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड अनलेस यूजफुल ऑर्गन्स ना, ये डार्विन का कांसेप्ट नहीं था जो बेटा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के साथ मैच करे। साइज ऑफ ऑर्गन इंक्रीज विद एजिंग, ये भी नहीं, डार्विन इस पे बिलीव नहीं करता था यूज एंड डिसयूज पे। डेवलपमेंट और ऑर्गन इज ड्यू टू विल पावर, नहीं बेटा डार्विन इस पे भरोसा नहीं करता था। देयर शुड बी सम फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो बेटा हुमिस वो सवाल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ता ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कित पे गए ट्रांसमिट, यमिस वो सवाल यूजफुल वेरिएशंस कित पे गए ट्रांसमिट। सो इसलिए बेटा इन दो कंसेप्ट में एक कॉमन पॉइंट था कि कोई ना कोई चीज तो है जो बेटा फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करता है, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। व्हिच एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन फिंचेस। बेटा मैंने अभी आपको कहा पर कल के लेक्चर में कि डार्विन के फिंचेस जो थे वो बेटा उसने कहां ढूंढ निकाले, गैलापागोस आइलैंड में। और बेटा जब हम स्टडी करते हैं किसी बेटा जानवर का या फ्लोरा का या फोना का ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफिकल बेसिस, ये कहां रहते हैं, तो at that time it is the evidence of comparative anatomy, na it is the evidence of embryology, na it is the evidence of paleontology, it is the advantage beta evidences from biogeographical distribution। क्योंकि गैलापागोस आइलैंड में मैंने आपको कहा था एक छोटा आइलैंड नहीं, ये चेन और बेटा 1722 आइलैंड्स है, जिसपे 17 आइलैंड बड़े हैं, सॉरी छोटे हैं और 5 आइलैंड बड़े हैं, और ये लगभग बेटा 1300 किलोमीटर पे फैले हुए हैं। और बेटा इसने डिफरेंट इलाकों में जहां पे फूड बेटा वो स्टफ था, जहां पे बेटा ज्यादा इंसेक्ट्स थे वहां पे एक किस्म की फिंच देखी, जहां पे नट्स अवेलेबल ज्यादा थे वहां पे अलग किस्म की फिंच देखी। सो यहां पर बेटा फिंचेस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी ना ऑन द बेस ऑफ बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आंसर इज 1। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन अब बेटा यहां पे नजर रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज बेटा यहां पे नजर रखिएगा। Which of the following phenomena supports Darwin concept of natural selection in organic evolution? Development of transgenic animals। Transgenic animals means कि जिनमें हम foreign genes introduce करें, ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, ये तो नहीं आएगा। प्रोडक्शन ऑफ डॉली द शीप ऑफ बाय क्लोनिंग, बेटा क्लोनिंग तो बेटा क्लोनिंग के साथ डार्विन का कोई बेटा लेन देन नहीं था। प्रिवलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट्स, दिस इज द आंसर। देखिए बेटा क्यों, अब यहां पर गौर से देखिएगा, है ये तसत्तुर जो नजर बेटा बराबर। आपने बेटा सुना होगा, प्लीज बेटा नजर यहां पे रखिएगा, कि जो बेटा एनाफोलिस मॉस्किटो है या मॉस्किटोज है, ये बहुत सारे डिजीज के लिए वेक्टर्स। बेटा इस चीज को समझ लेना, यहां पे आप एक बहुत बड़ा कंसेप्ट समझ लोगे, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। जो मॉस्किटोज है ये बहुत सारी डिजीज के वेक्टर्स है। इनकी वजह से बेटा मलेरिया होता है, इनकी वजह से लिशमैनियासिस होता है, इनकी वजह से बेटा शाबाश ट्रिपैनोसोमियासिस होता है, इनकी वजह से बेबिशियोसिस होता है, इनकी वजह से बेटा एनाप्लाज्मोसिस होता है, इनकी वजह से बेटा थिलीरियोसिस होता है। सो बहुत सारी डिजीज बेटा मॉस्किटोज के बाइट की वजह से होती है। दे एक्ट एज वेक्टर्स। और आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा जो आपके सिलेबस में भी है बायोलॉजी वेलफेयर में, एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एज मलेरिया।
ओ बेटा, अब जो ये मलेरिया है, इसका जो मेन कल्प्रिट है वो एक मॉस्किटो है, जिस मॉस्किटो को हम कहते हैं एनाफोलिस। और एनाफोलिस मॉस्किटो बेटा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा हमें मिलती है, इसलिए बेटा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मलेरिया भी हमें बहुत ज्यादा मिलता है। फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेटा म्यूलर। उसने एक केमिकल बनाया डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और जब बेटा इसने डीडीटी लाया इस दुनिया में, तो बेटा अल्लाह पाक की कसम, मलेरिया जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गायब हो गया। क्योंकि इस डीडीटी ने बेइंतहाशा खून खराबा किनका किया बेटा? मॉस्किटोज का। और जब वेक्टर ही नहीं रहा तो मलेरिया भी आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कम हुआ। मगर फिर बेटा एक ऐसी हवा चली कि 10 साल 20 साल तक मलेरिया कंट्रोल में रहा, और उसके बाद कुछ ऐसी हवा चली, क्या बेटा ये मलेरिया और शूट अप हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। एनाफोलिस का नंबर, एनाफोलिस मॉस्किटो का नंबर बहुत ज्यादा बेटा पॉपुलेशन में और आया, और इससे बेइंतहाशा मलेरिया और शुरू किया। अब वहां पे लोगों ने, जो वहां के बेटा शाबाश मेडिकल एजेंसीज थी, उनने और डीडीटी का इस्तेमाल किया। और अब बेटा डीडीटी इस एनाफोलिस मॉस्किटो का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता था। है बेटा तावन प्यो ना, कि पहले बेटा ये डीडीटी इस मॉस्किटो की दजियां उड़ाता था। ये मॉस्किटो डीडीटी के सामने घुटने टेकते थे, क्योंकि ये डीडीटी इन मॉस्किटोज की बेटा परखचे उड़ाता था, खून खराबा करता था। और 20 साल या 10 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मॉस्किटो आसमान कॉलकस कराएं डीडीटी असित बेशुस थोक लगावा इमन उसने डीडीटी असित वहां कीहन गसा। और हमने कहा कि अब ये एनाफोलिस डीडीटी रेजिस्टेंट बन गए। बेटा इस पॉइंट पे नजर रखना, अल्लाह पाक की कसम बेटा ये पॉइंट बहुत खतरनाक पॉइंट है जो आपको समझने की जरूरत है। और अब हम कहते हैं कि ये जो मॉस्किटोज थे ये डीडीटी रेजिस्टेंट बन गए। इस तरह बेटा जब इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनोगे, आपको किसी इंसान को, पेशेंट को ट्रीट करना है, आप उसको एंटीबायोटिक देते हो, क्लोरामफेनिकॉल देते हो, सिप्रोफ्लॉक्सिन देते हो, ओफ्लॉक्सिन देते हो, एमॉक्सिलिन देते हो, क्लॉक्सिलिन देते हो, या बाकी बाकी दवाइयां देते हो। और उसके बाद बेटा आपको दिमाग में आता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अब इन एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो चुके हैं। अब एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया का कुछ बिगाड़ता नहीं। ये वह सवाल इस सुई एनाफोली युस डीडीटी बुथ बेटा छप कर मारान। मगर आज यही मॉस्किटो बेटा इस डीडीटी के सामने बेटा सीना चोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता आओ डीडीटी हम देखेंगे तुम में कितना दम है। डीडीटी इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता है। ये क्या माजरा है, ये क्या मसला? आप देखे बेटा इसका माजरा कहां पर है। इसका माजरा बेटा एवोल्यूशन में छुपा हुआ है। इसका माजरा बेटा यहां पे एक जबरदस्त कंसेप्ट में फंसा हुआ है। क्या था कि जो अफ्रीका में बेटा डीडीटी से इंट्रोड्यूस पहले करने से, अभी डीडीटी नहीं बना था, सो डीडीटी इंट्रोड्यूस करने से पहले अफ्रीका में जो एनाफोलिस मॉस्किटो थे, समझ में आ गया? इनमें कुछ मॉस्किटोज ऐसे थे बेटा जिन्होंने अपने जिस्म में डीडीटी रेजिस्टेंट जीन्स बनाए थे। ये म्यूटेशन की वजह से आए थे। ये जीन्स बेटा डीडीटी रेजिस्टेंट जीन इनमें आए थे। नेचुरली ये डीडीटी रेजिस्टेंट जीन इनमें नहीं था, म्यूटेशन हुई किसी जीन में, उसकी वजह से बेटा उसमें एक एडवांटेज आई, ये डीडीटी रेजिस्टेंट बना। सो अगर बेटा 100% पॉपुलेशन थी, 99% ऐसी थी जिनमें बेटा ये डीडीटी रेजिस्टेंट जीन नहीं था, और 1% पॉपुलेशन ऐसी थी बेटा जिनमें नेचुरली डीडीटी रेजिस्टेंट जीन बना था। बाय चांस, बाय चांस, थ्रू म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन बेटा बाय चांस होती है। सो बाय चांस बेटा किसी जीन में म्यूटेशन आई थी और बेटा उसमें अब डीडीटी रेजिस्टेंस कैरेक्टर डेवलप हुआ था। मगर ये खाली 8% यह सिग्निफिकेंस में कहें। उसके बाद बेटा जब मिलर ने डीडीटी लाया थे और कुन ख्याल बेटा जो ही डीडीटी छिड़कने लगा वन ताम सिलेक्टिव एडवांटेज कहें, इन पास कूत ताकत, डीडीटी आम तुई। उसके बाद बेटा जब डीडीटी आया तो इस डीडीटी ने बेटा इन 99% मॉस्किटोज की दजियां उड़ाती मूद ना सारी बा जमात हेतन वार वार मारे, पर 1% छप दाम कर डीडीटी डीडीटी कर बाई चांस बेटा जीन म्यूटेट गो जिसकी वजह से इनमें डीडीटी रेजिस्टेंस आई। ये 1% मा गो कहें, अमिस 1% गो कहें, यह करना बेटा अमिस मिलो ना डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ये हेते ना मारिन सारी, मा हेकन वो रिप्रोड्यूस करती, क्योंकि बेटा रिप्रोडक्शन से पहले ही मर जाते थे ना, पर इससे 1% शुरू ना जिंदा, ये अब रिप्रोड्यूस करेगा ना, और 20 साल 10 साल में बेटा इनका नंबर पॉपुलेशन में 99% आया। सो क्या बेटा ये डीडीटी ने डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो बनाया? ये डार्विन की ब्यूटी थी। ये तो सिर्फ डार्विन बेटा सैल्यूट करा, कसम खुदा। सो ये डीडीटी नहीं था। अगर लेमार्क को हम कहते, लेमार्क बना उस डीडीटी रेजिस्टेंस,
ये वनस क्या गोगज ये मॉस्किटोज गोडनेथी पॉपुलेशन मज प्रेजेंट ये रोंगोमस कॉन्गोफोलोस गोडनेथी प्रेजेंट मगर तेल कम हो इनसेंस एडवांटेज। फिर बेटा कैसे हमें पता चला कि ये डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, जब बेटा डीडीटी आया इस दुनिया में, ना तो डीडीटी इन ब्रोट है बेटा डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोस, और उनकी पॉपुलेशन क्या थी बेटा कम, उनकी सिग्निफिकेंस क्या थी कम, क्योंकि उनमें अभी कोई स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं लग रही थी, उसमें अभी कोई सिलेक्शन प्रेशर नहीं लग रहा था। और जब डीडीटी आया सिलेक्शन प्रेशर लग गया, और इस सिलेक्शन प्रेशर में, इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में वो मॉस्किटो जिंदा रहे जिनके पास क्या थे डीडीटी रेजिस्टेंट जीन, और इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन क्या हुई ज्यादा, क्योंकि अब इन्हीं को मौका मिल रहा था ना रिप्रोडक्शन का। और जो डीडीटी नॉन रेजिस्टेंट बेटा मॉस्किटोज थे तिमन मिलो मौके तिमस ना मारा, तो इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई इंक्रीज। और बेटा फिर 10-20 साल के बाद 99% इनकी पॉपुलेशन हुई। यही वजह है क्या जो मॉस्किटोज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको मिल रहे हैं एनाफोलिस मॉस्किटोज, वो डीडीटी रेजिस्टेंस है, उनका नंबर 99% है, इसलिए अब डीडीटी को उनका कुछ नहीं बिगाड़ता। इसी तरह बेटा आप याद रखना कि जो बैक्टीरिया है जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, चाहे वो एमॉक्सिलिन के लिए, क्लॉक्सिलिन के लिए, तिमतेज गोडनेथ ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ सम जीन, फिर जब एंटीबायोटिक बेटा डिस्कवर हुआ उन्होंने बेटा उनको सिलेक्ट किया। सो यही तो क्वेश्चन था यहाँ पे। शाबाश बेटा, जरा कहां पे वो क्वेश्चन था, ये पहला प्रिवलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स, गो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स ना वारिया। सो ये भी बेटा पॉपुलेशन में पहले ही थे, मगर जब हमने बेटा पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस किया फिर इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई इंक्रीज, क्योंकि जो नॉन रेजिस्टेंट थे वो मर गए। तो ये पहले ही से था। The finches of Galapagos Island provide an evidence in favor of, अभी मैंने कहा बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। अगर नेचुरल सिलेक्शन ऑप्शन में होता तो फिर आंसर लिखना था नेचुरल सिलेक्शन। The finch species of Galapagos Island are grouped according to their food sources. Which of the following is not a finch food? कल बोला था बेटा ये इंसेक्ट्स भी खाते हैं, ट्री बर्ड्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, मगर ये कैरॉन्स नहीं खाते। कैरॉन मींस डेड फ्लश, डेड फ्लश बेटा ये खाते नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, डार्विन फिंचेस, देखिए डार्विन फिंचेस पे कितने क्वेश्चंस हैं। डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल मैलेरिज्म, नो, कनेक्टिंग लिंक, कन्वर्जन, एडेप्टिव रेडिएशन। देखिए एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है बेटा, ये फिंच वाज डार्विन माना कि शुगरनेथ आकई, ये गैलापागोस आइलैंड में पहले एक ही किस्म की थी, मगर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फूड्स, जिस इलाके में बेटा इंसेक्ट ज्यादा थे उस इलाके में फिंच की बीक बहुत सारे किस्म की थी, मगर फिर उस इलाके में खाली वही फिंचेस बेटा जिंदा रही, खाली उन्हीं फिंचेस में बेटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में एडेप्टिव वैल्यू रहा, सर्वाइवल पावर रहा, जिनकी बेटा बीक क्या थी बड़ी, बने नहीं अलग स्पीशीज। उसके बाद बेटा जिस इलाके में ट्री बर्ड्स थे, समझ में आ गया, और ट्री बर्ड्स जो फिंचेस खाते थे उनके शाबाश बीक्स क्या थी मोटी, तो इस इलाके में वही फिंचेस जिंदा रहे जिनकी बीक्स क्या थी मोटी, बाकी एलिमिनेट हो गए क्योंकि यूजफुल वेरिएशन थी। सो जब एक स्पीशीज से बहुत सारी स्पीशीज बनती है, सो एट दैट टाइम वी कॉल्ड एज एडेप्टिव रेडिएशन, जो मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके भी पढ़ाऊंगा। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ब्लैक मॉथ एंड पेल मॉथ, नेचुरल सिलेक्शन। According to Darwin, the organic evolution is due to बेटा यहाँ पे नजर रखना, मैंने आपको कहा था कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बेटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और ये स्ट्रगल बेटा 3 किस्म की होती है, स्ट्रगल विद एनवायरमेंट, स्ट्रगल विद ओन स्पीशीज, स्ट्रगल विद डिफरेंट स्पीशीज, मगर सबसे खतरनाक स्ट्रगल जो बेटा एवोल्यूशन में मदद करती है, जो वेरिएशंस में बेटा शाबाश, जो बेटा यूजफुल वेरिएशंस को ज्यादा सिलेक्ट करती है, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, दैट इज विद इन द सेम स्पीशीज, क्योंकि इनकी नीड्स क्या रहती है बेटा सेम। इसको हाईलाइट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, स्लाइड इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, the diversity in the type of beaks of finches adapted to different feeding habits on the Galapagos Island as observed by Darwin provide evidence for origin of species by natural selection. तो चले बेटा ये था आपका डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मेरे साथ अभी 10 मिनट और बैठिए, तो अगला बेटा अब आएंगे म्यूटेशन थ्योरी पे। ज्यादा वक्त बेटा इसमें मैं आपको नहीं दूंगा, बस म्यूटेशन थ्योरी में हम बेटा 5-10 मिनट में इसको खत्म करेंगे, तो फिर बेटा इसमें खाली एक थ्योरी रही, एंड दैट्स कॉल्ड एज बेटा शाबाश थ्योरी ऑफ द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। और फिर इसमें एक और टॉपिक रहा एविडेंसेस, तो इसी के साथ आपका एवोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे इंशाल्लाह बेटा अभी कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर और एक और लेक्चर इसमें लगेगा, 3 या 4 लेक्चर्स आपके एवोल्यूशन में लगेंगे, उसके बाद बेटा ये भी खत्म होगा।
ठीक है, तो फिर बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें भी 5-6 दिन देंगे, बस बेटा वहां पे स्टॉप करेंगे। उसके बाद बेटा आपको असाइनमेंट्स करवाई जाएंगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बेटा 2 दिन असाइनमेंट्स करेंगे, शाबाश, इसी तरह 1.5 घंटा देंगे। और उसके बाद बेटा आपका बायोलॉजी वेलफेयर में भी 2 दिन असाइनमेंट्स करेंगे, और फिर टेक्सोनॉमी में 1 दिन, शाबाश बेटा, सेल बायोलॉजी पे 2 असाइनमेंट्स करेंगे, और बेटा आपकी फिजियोलॉजी पे 3 असाइनमेंट्स, 4 असाइनमेंट्स करेंगे। तो आपको फुल सिलेबस का रिवाइज करवाएंगे इंशाल्लाह। तो चले बेटा अब यहां पर गौर से देखिएगा, म्यूटेशन थ्योरी। This theory was given by Hugo de Vries. याद रखिएगा, according to him, new species are not formed by continuous variation. बस बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Darwin oslavana new species are formed by continuous variation. And Darwin कर सब new species are formed due to discontinuous variations, which he named as mutation. अरे वॉन बेटा, जो मेन टूल्स है किसके लिए? एवोल्यूशन के लिए, वो कंटिन्यूअस वेरिएशंस नहीं है जो डार्विन बोलता है। एक्चुअली मेन टूल जो शाबाश वेरिएशन के लिए या एवोल्यूशन के लिए, दैट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, एंड दीज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस आर कॉल्ड एज म्यूटेशंस। तो इसने कहा कि म्यूटेशंस आर द मेन टूल्स फॉर शाबाश बेटा एवोल्यूशन। जबकि डार्विन मानता था कंटिन्यूअस वेरिएशंस को एज टूल्स ऑफ एवोल्यूशन, इसने कहा नहीं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जिसको इसने नाम भी दिया क्या बेटा? म्यूटेशंस। इसलिए इसकी थ्योरी को हम म्यूटेशन कहते हैं। Mutations are sudden, abrupt, non-directional, discontinuous variations which are inheritable. ये definition है mutations की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नॉन डायरेक्शनल क्या होता है? या बेटा या तला योर कुन थे ख्याल या डार्विन ओसना वना के एवोल्यूशन इज डायरेक्शनल, खाली प्रोग्रेसिव, खाली यूजफुल वेरिएशंस आगे बढ़ती है। बेटा ह्यूगो डे विरीज ने डार्विन का तख्ता ही पलट दिया, न्यूसोर उल्ट कर बेटा म्यूटेशन सच नॉन डायरेक्शनल। क्यों? ये यूजफुल भी हो सकती है, ये म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकती है, और ये म्यूटेशन लीथल भी हो सकती है। यूजफुल गए अगर बेटा इसकी वजह से सिलेक्टिव एडवांटेज आएगी इस ऑर्गेनिज्म में, इसमें सुपीरियरिटी आएगी। हार्मफुल म्यूटेशन वो होती है कि जो बेटा हार्मफुल, दैट मींस इसमें रेट्रोग्रेशन करेगा। रेट्रोग्रेशन मींस कि बेटा सुपीरियरिटी थी एनएस के रास्कंड एनएस इंफीरियरिटी, और लीथल मींस बेटा इनियमिस मर थी। सो इसीलिए बेटा इसने कहा कि जो म्यूटेशन है वो डायरेक्शनल नहीं है, वो नॉन डायरेक्शनल। He performed his experiment on a plant shrub. इसकी थ्योरी बेटा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थी। इनोथीरा लेमार्कियाना, बस इस पॉइंट पे नजर, बस इस पॉइंट पे नजर। और जब बेटा इसने इस इनोथीरा लेमार्कियाना पे शाबाश अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो इसने देखा कि इस इनोथीरा लेमार्कियाना में बेटा ढेर सारे प्लांट्स, ढेर सारे बेटा बच्चे इनके ऐसे निकल के आते जो हाईली वेरिएबिलिटी दिखाते हैं देन देयर पेरेंट्स, उनमें ढेर सारी डिफरेंसेस होती है देन देयर पेरेंट्स। और इसने कहा कि अगर इनके बच्चों में वेरिएशंस है, वेरिएबिलिटी है, वो इसलिए क्योंकि इनमें म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से बेटा शाबाश इनके बच्चों में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है। तो चले बेटा बाकी याद नहीं रखना, जहां पे मैंने एनसर्कल किया उसको याद रखना। आगे बढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चले बेटा आगे बढ़ूंगा मैं। और अब बेटा यहां पे नजर रखिएगा। अकॉर्डिंग टू हिम म्यूटेशंस कैन बी यूजफुल, हार्मफुल और लीथल। Thus he believed that evolution may be progressive, useful mutation, retrogressive, harmful mutation, or digressive, lethal. Thus mutation theory can explain both progressive and retrogressive evolution. जबकि बेटा डार्विन की थ्योरी खाली प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन को बेटा शाबाश एक्सप्लेन करती है, दोनों को, रेट्रोग्रेसिव भी और प्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव मींस कि बच्चे सुपीरियर भी हो सकते हैं या इंफीरियर भी हो सकते हैं। Sometimes a single step, ये नीट में आया बेटा, sometimes और डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से उठाया गया था, sometimes a single step mutation called बेटा saltation can give rise to new variety or species. For example बेटा ancon sheep, delicious apple and Cicer gigas. बेटा डार्विन ओस्तावना हजारों साल लगते हैं एक नई स्पीशीज बनाने में, मगर बेटा ह्यूगो डे विरीज ने बेटा कहा कि मैं आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम दूंगा जो सिंगल स्टेप म्यूटेशन में बेटा अराइज हुए, एक ही जनरेशन में एक नई स्पीशीज बनी, एक ही जनरेशन में बेटा बड़ी म्यूटेशन की वजह से एक नई वैरायटी, जैसे एनकॉन शीप, डेलिशियस एप्पल एंड साइसर गिगास। कैसे? गोली मारी। बस इस पॉइंट पे आप एंड पे नजर रखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवोल्यूशन इज एब्रैप्ट, जबकि बेटा डार्विन कहता था एवोल्यूशन इज ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता से कहा तेजी के साथ होता है, विद इन वन जनरेशन भी कभी एक नई स्पीशीज बनती है। डार्विन कहता था एवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस, इसने कहा डिसकंटिन्यूअस।
बड़ी बड़ी वेरिएशंस काम करती है एवोल्यूशन में। एंड नॉन डायरेक्शनल, डार्विन कहता था डायरेक्शनल, इसने क्या कहा, नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल मींस कि वो प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, रेट्रोग्रेसिव भी हो सकती है, वो सुपीरियर भी हो सकती है और इंफीरियर भी हो सकती है। ये पॉइंट बेटा आपको डार्विन में इस बार बेटा म्यूटेशन थ्योरी में याद रखना। इसी के साथ आपकी म्यूटेशन थ्योरी भी खत्म हुई। अब बेटा हम देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया था जो आपको बेटा याद रखना है। ये पिछले साल बेटा ये क्वेश्चन आया था, पिछले साल नीट में। वेरिएशंस काज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय हीगो डे वेरीज आर small and directional ना, random and directional ना, random and directional less। अभी बोला नॉन डायरेक्शनल को ना डायरेक्शनल लेस, रैंडम को ना क्विकली हो जाती। तो आंसर इज दिस, नीट में आया था पिछले साल। अकॉर्डिंग टू हीगो डे वेरीज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज मल्टीपल स्टेप म्यूटेशंस, साल्टेशंस, फेनोटाइपिक वेरिएशंस, माइनर म्यूटेशंस। साल्टेशंस, सिंगल स्टेप म्यूटेशंस। आगे बढ़िएगा। The idea of mutations was brought forth by, शाबाश बेटा, हीगो डे वेरीज था ना बेटा, हीगो डे वेरीज ने इसको ब्रॉट फोर्ड के आगे बढ़ाया ना। तो आंसर इज बेटा हीगो डे वेरीज who worked on evening primrose। De Vries gave his mutation theory on inorganic evolution while working on, शाबाश, Enothera lamarckiana। अभी बोला। तो चलिए अगला, genetic variations in a population arises due to, genetic variations अब कैसे उठती है ना बेटा, मैं बोलना जेनेटिक वेरिएशंस कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वेरिएशंस उठती है ना ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, गना रिकॉम्बिनेशन, ब्याक छिपाई डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन गना म्यूटेशन। सो आंसर इज म्यूटेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन एज वेल एज क्रॉसिंग ओवर। Forthcoming generation are less adaptive than the parental generation due to बेटा म्यूटेशन। क्योंकि अगर आप देखोगे फोर्थ कमिंग जनरेशन आर लेस अडेप्टिव देन, लेस अडेप्टिव नहीं हो सकते नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में जो नई नई जनरेशन होती है वो यूजफुल होती है, उनमें एडेप्टिव वैल्यू ज्यादा होता है। हाँ, म्यूटेशन अगर बेटा होगी ना रेट्रोग्रेसिव, तो ये क्या बनेगा बेटा, लेस अडेप्टिव। सो एट दैट टाइम म्यूटेशन की वजह से रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन हो सकती है, दैट इज लेस अडेप्टिव एवोल्यूशन। तो चले बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चले बेटा इसी के साथ आपकी दोनों थ्योरीज खत्म हुई। तो कल बेटा हम मॉडर्न थ्योरी पे आएंगे। इनफैक्ट ये लास्ट थ्योरी है, पर मॉडर्न